मेरे डैड कौन है सब मुझसे पूछते हैं और मैं किसी को आंसर नहीं दे पाता। मॉम से पूछा तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया। शक्ति का जवाब सुन शिव को भी चीजें समझ नहीं आई। उसकी घर की सिचुएशन शिव नहीं जानता था। ऐसे में बच्चे से कुछ भी कहना ठीक नहीं था। मॉम ने अगर नहीं बताया है तो कोई रीजन होगा। हो सकता है उन्हें किसी बात से तकलीफ होती होगी या तुम्हारी उम्र इतनी छोटी सी है कि वो तुमसे कुछ बातें शेयर नहीं कर पा रही होंगी। मेरी मानो तो घर जाकर मॉम से माफी मांगो। उन्हें जब ठीक लगेगा वो सकता है लो तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दे। शक्ति बड़े ही ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। शिव ने उसे गले से लगा लिया। तुम बहुत ब्रेव हो, मुझसे भी ज्यादा ब्रेव हो। ऐसे आंसू मत बहाया करो। शिव का फोन बज रहा था, जिसकी आवाज सुन शक्ति उससे दूर हो गया। आपका फोन, शक्ति ने कहा। शिव ने अपनी पॉकेट से फोन निकाला। नंदिता का नंबर देख लो मुस्कुरा दिया। शिव ने कहा मेरी मॉम का फोन है। ये बोल उसने कॉल रिसीव कर लिया। कहिए मॉम इस वक्त फोन क्यों किया? कमाल है, आज तुमने एक बार में ही फोन रिसीव कर लिया, वरना तो मैं कॉल कर करके थक जाती हूँ। आज आवाज से खुश लग रहे हो। कहाँ हो इस वक्त? नंदिता ने पूछा तो शिव ने शक्ति की ओर देखा। उसने मुस्कुराकर कहा एक दोस्त के साथ हूँ। कहाँ पर हो तुम? पहले ये तो बताओ, और किस दोस्त की बात कर रहे हो? ऊटी में हूँ इस वक्त और दोस्त भी बहुत प्यारा है। शिव उसके बालों में हाथ फेरते हुए उठ खड़ा हो गया। अच्छा मॉम अभी मुझे कहीं जाना है, आपसे बाद में कॉल करता हूँ। शिव ने कॉल कट कर पॉकेट में रखा और शक्ति से कहा ज्यादा देरी बाहर रुकना ठीक नहीं। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूँ। शिव शक्ति का हाथ थामकर उसे वहां से ले गया। शक्ति के इस तरह गायब होने पर घर में सब परेशान हो गए थे। कृतिका ने संजय को भी कॉल करके ये बात बता दी थी। वो इस वक्त कृतिका के घर पर ही थी। कृतिका नीचे चली आई। सिद्धि वैसे ही बहुत डिस्टर्ब हैं। कमरा अंदर से लॉक कर रखा है उसने। अब उससे क्या कहूँ? शक्ति हमें मिल नहीं रहा। शक्ति को गायब हुए कितना वक्त हुआ है? संजय ने पूछा। 1 घंटा हुआ है। पुलिस के पास भी नहीं जा सकते, अनिकेत ने कहा। हम लोग हाथ पर हाथ रखकर भी नहीं बैठ सकते, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये कहते हुए संजय किसी को कॉल करने लगे। शिव शक्ति को उसके घर तक छोड़ने आया था। इसी बीच उसने फोन पर मैसेज पढ़ा। शिव बाहर ही रुक गया। शक्ति ने उसकी ओर देखा तो शिव बोला मुझे जाना होगा शक्ति, तुम अभी घर जाओ, मैं फिर तुम्हारे घर जरूर आऊंगा और हाँ मेरी बातें ध्यान रखना। शक्ति ने हाँ में अपना सिर हिलाया। शिव अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। शक्ति उसी को देख रहा था। अनिकेत और संजय एक साथ बाहर निकले। वो तो शक्ति को ही ढूंढने जा रहे थे, लेकिन उन्हें दरवाजे पर ही शक्ति मिल गया। इस बात ने दोनों को ही राहत पहुंचाई। शक्ति कहाँ चले गए थे तुम? पता है हम सब कितना परेशान हो गए थे। चलो अंदर चलो। शक्ति को अंदर आते देख कृतिका को भी राहत मिली। वो दौड़कर उसके पास चली आई। कहाँ चले गए थे तुम सब? तुम्हें ढूंढ रहे थे। ये अच्छी बात नहीं, ऐसे कोई नाराज होकर जाता है। शक्ति ने सिर झुकाकर बस एक शब्द कहा सॉरी, और ये बोलकर वो अपने कमरे में चला गया। सब अभी भी हैरानी से उसे देख रहे थे। अनिकेत ने कहा चलो कम से कम वो घर तो आया। सॉरी मिस्टर अवस्थी, आपको परेशान किया। कोई नहीं, बात नॉर्मल नहीं थी। वैसे इस उम्र में बच्चे अक्सर गुस्से में गलत कदम उठा लेते हैं। फिलहाल उससे कुछ भी कहना ठीक नहीं, कल सुबह उसे समझाएगा। मैं चलता हूँ, अमायरा के बार बार कॉल्स आ रहे हैं। अपनी बात पूरी कर संजय भी वहां से चले गए। कृतिका ने अनिकेत की ओर देखकर कहा आपने नोटिस किया? बस एक बार सिद्धि का नाम लेने पर वो दौड़े चले गए। इससे साफ पता चलता है उनके मन में सिद्धि के लिए फीलिंग्स हैं। अनिकेत एक गहरी सांस भरकर बोला मुझे लगता हूँ तुम ज्यादा सोच रही हो। अंदर चलकर सो जाओ क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज। सुबह का वक्त प्रोफेसर क्लास ले रहे थे, तभी एक स्टूडेंट ने आकर इंटरप्ट किया। सॉरी सर। मिस अमायरा अवस्थी कौन है? अपना नाम सुनकर अमायरा ने अपना हाथ उठाया। उस स्टूडेंट नेता आगे कहा आपको प्रिंसिपल ने अपने कैबिन में बुलाया है। ये बोलकर वो स्टूडेंट चला गया।
बाकी सब अमायरा को ही देख रहे थे। अमायरा ने अपना बैग और अपनी किताबें उठाई और क्लासरूम से बाहर निकल गई। मुझे प्रिंसिपल ने क्यों बुलाया है अब तो वही बता सकते हैं। अमायरा प्रिंसिपल के रूम में पहुंची। अमायरा ने डोर नॉक करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यस प्लीज कम इन। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, तुम्हारे रिलेटिव तुमसे मिलने आए हैं। प्रिंसिपल ने सामने बैठे आदमी की ओर इशारा किया। अमायरा ने उस शख्स की ओर देखा, आखिर कौन सा रिश्तेदार मिलने आया है। उस शख्स ने जब अपना चेहरा घुमाया तो अमायरा को झटका लगा, वो और कोई नहीं क्रिश था। क्रिश ने मुस्कुराकर प्रिंसिपल से कहा, थैंक यू सो मच सर, मैं अमायरा को सरप्राइज देने आया था और मुझे लगता है मैं कामयाब भी हो गया। फिलहाल हम चलते हैं, हमें कुछ जरूरी बात करनी है। क्रिश उठकर खड़ा हुआ। उसने अमायरा का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। अब कहीं जाकर अमायरा अपनी चेतना में वापस लौटी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे ही मिलने आया हूँ। ये बोल क्रिश ने उसका हाथ छोड़ दिया। अमायरा हैरान होकर बोली, मुझसे मिलने ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आए हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्रिश उसके चेहरे के करीब झुक गया। हाँ हो गया है, तुम्हारे प्यार में करीब आकर उसने अमायरा की धड़कनें बढ़ा दी थी। आसपास और भी बहुत से लोग मौजूद थे। अमायरा ने उसके सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर किया और उसका हाथ पकड़ उसे वहां से ले गई। क्रिश के होठों पर मुस्कुराहट थी। जैसा उसने इमेजिन किया था, अमायरा बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रही थी। अमायरा उसे टेरेस पर ले आई, जहां उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। वो उसका हाथ छोड़ गुस्से से बोली, क्या बकवास है ये? कोई बकवास नहीं है ये। मैंने तो बस इतना कहा, आई लव यू। वो क्या है न तुम अचानक से बताए बिना गायब हो गई, वरना वही तुम्हें दिल की बात बता देता। सच कह रहा हूँ, मेरे लिए ये पहली नजर वाला प्यार था। देखो मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने का। मैं अपनी क्लास छोड़कर आई हूँ। मैं तुम्हारी बकवास सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। 2-4 बार हंसकर बात क्या कर ली, तुम तो गले भी पड़ गए। वापस चले जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई दाल नहीं गलने वाली। ये बोल अमायरा जाने लगी तो क्रिश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। अमायरा इस झटके के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। क्रिश ने मजबूती से उसे थाम रखा था। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें यकीन हो जाएगा मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। आई रियली लव यू। ये डायलॉग यहाँ पर बहुत से लड़कों ने मुझे कहा है और मैं तुम्हें वही जवाब दूंगी जो मैंने उन लोगों को दिया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, फिर शर्त लगाते हैं। विथ इन 3 डेज मैं तुम्हारा जवाब बदल दूंगा, बस तुम बिना किसी शर्त के ये 3 दिन सिर्फ मेरे साथ बिताओगी। 24 घंटे। बोलो मंजूर हैं ये? क्रिश उसके आगे अजीब सी शर्त रख रहा था। अमायरा ने तुरंत इनकार कर दिया। मैं क्यों रहूंगी तुम्हारे साथ? बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारी कोई शर्त नहीं मानने वाली। क्रिश मुस्कुरा दिया, मैं जानता था तुम इनकार करोगी। तुम्हें डर है न कहीं मैं सचमुच तुम्हारा मन न बदल दूं? अमायरा ने चिढ़कर कहा, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? मेरा मन बिल्कुल नहीं बदलेगा। क्रिश ने उसे छोड़ दिया। उसने अमायरा के हाथ से उसका फोन लिया तो वो फिर हैरान हो गई। अब क्या कर रहे हो तुम? मेरा फोन वापस करो। क्रिश ने उसका फोन उसे वापस देते हुए कहा, मेरा नंबर सेव कर दिया है मैंने। एड्रेस भी मैसेज कर दिया है। कल सुबह इंतजार रहेगा। तुम आए तो मेरा चैलेंज शुरू हो जाएगा और नहीं आए तो मैं जीत जाऊंगा। अमायरा तो गुस्से में उसे पंच मारना चाहती थी, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल रखा। वो चुपचाप वहां ही चली गई। क्रिश अपने दोनों हाथ पेट की पॉकेट में डालकर बोला, तुम सचमुच नखरे वाली। पता नहीं कौन सा जादू चलाया। इतनी अच्छी इंटर्नशिप छोड़कर मैं यहाँ चला आया। घर पर किसी को भी पता चला तो बहुत डांट पड़ेगी। अमायरा लाइब्रेरी में चली आई। नेक्स्ट क्लास में अभी भी वक्त था। वो मन ही मन क्रिश को गालियां दे रही थी। इडियट कहीं का, खुद को समझता क्या है, कहीं का हीरो है, बिहेव तो ऐसे कर रहा था जैसे रोड साइड रोमियो हो। मैं बिल्कुल नहीं मानने वाली इसकी बात। न जाने इसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी वहां। सुबह का वक्त। मल्होत्रा विला। इशिता अमर जी के कमरे में पहुंची। नंदिता कबर्ड से कपड़े निकाल रही थी। इशिता ने दरवाजा नोक किया तो नंदिता ने पीछे मुड़कर देखा।
इशिता को देख नंदिता बोला, अंदर आ जाओ इशिता। बड़ी माँ आप प्लीज तेजस को कॉल लगाइए न, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे। तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा, लेकिन क्यों तुम दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ है क्या? नंदिता के इस सवाल पर इशिता ने अपना सिर झुका लिया। नंदिता समझ गई, जरूर उन लोगों ने झगड़ा किया है। नंदिता ने टेबल से अपना फोन उठाया और रिवांश को कॉल लगाया, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। इशिता तो उम्मीद भरी नजरों से उनकी ओर देख रही थी। नंदिता ने जवाब दिया, वो मेरा भी फोन नहीं उठा रहा, वो कल रात से घर नहीं आए, ऊपर से किसी का फोन भी नहीं उठा रहे। इशिता रोती हुई उनके कमरे से बाहर निकल गई। कुछ दूर चली ही थी कि तभी उसका ध्यान नीचे की तरफ गया। तेजस को देखते ही उसका चेहरा खिल गया और भागती हुई नीचे चली आई। ज्योति तेजस के सामने खड़ी थीं। उनके चेहरे से मालूम चल रहा था कि वो गुस्से में थी। तुम रात भर कहाँ थे? ऊपर से फोन भी स्विच ऑफ करे रखा है। पता है हम लोग कितना परेशान हो गए थे। हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल? लेकिन क्यों? इशिता ने घबराकर पूछा। वह उसका हाथ थाम कर देखने लगी, कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई। तेजस ने उससे अपना हाथ छुड़ाकर कहा, मुझे कहीं चोट नहीं आई। नंदिता भी नीचे चली आई। तेजस तुमने फोन क्यों स्विच ऑफ रखा है? हम सबको तुम्हारी फिक्र हो रही थी। बड़ी माँ, मॉम, मुझे आप सबको कुछ बताना है। प्लीज आप सब मेरे साथ आइए। तेज उन सबको हॉल की तरफ ले गया। सब जानना के लिए बेताब थे, आखिर वो कल रात कहाँ था। तेजस ने एक गहरी सांस भरी। कल हॉस्पिटल में निकलते वक्त एक औरत दर्द की वजह से गिरने लगी थी। मैंने उस वक्त उसकी मदद की। वो प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी में इतनी कॉम्प्लिकेशन थी कि वो नहीं बच पाई और उनके बच्चे को आईसीयू में रखा गया है। मैंने उनके घर वालों का पता लगाया तो मालूम हुआ उनका कोई रिश्तेदार नहीं। पति मिलिट्री में थे, उनकी भी डेथ हो चुकी है। वो बच्चा ठीक तो है ना? उसने तो अपने माँ बाप को बहरहाल खो दिया। कौन संभालेगा उसे? नंदिता कह ही रही थी, तभी तेजस बोला, मैंने फैसला किया है, मैं उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। सब तेजस की बात से हैरान हुआ। तभी नंदिता बोली, तेजस तुम्हें ने कहा है बच्चे की हालत क्रिटिकल है। तुम लोग पहले ही एक दुख से गुजर चुके हैं। उस बच्चे से लगाव मत लगाओ, आगे चलकर तकलीफ होगी। बड़ी माँ रात भर में उस कांच के दरवाजे से उसे देखता रहा। मेरे दिल नहीं माना उससे दूर जाने का। चाहे जो हो, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उसे एंडोप करूंगा। आप लोग मेरा साथ दे ये न दे, मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। तेजस ने अपने हाथ को देखा जिसे अभी अभी इशिता ने थामा था। उसने गहरी सांस अंदर खींची। मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। खुशी हो या गम, सब कुछ तुम्हारे साथ बांटूंगा। उसे कुछ नहीं होगा। तेजस को इशिता से यही उम्मीद थी और ये जानकर वो खुश भी हुआ। सिद्धि का आज काम पर मन नहीं लग रहा था। बैठे बैठे वो कहीं खो जाती थी। कल जो कुछ हुआ उसी बात को लेकर परेशान थी। उसे तो ये भी पता नहीं चला संजय कब उसके कैबिन में आए। उन्होंने उसके कंधे को पकड़कर कहा, सिद्धि, सिद्धि आर यू देयर? हाँ। सिद्धि हड़बड़ाकर अपनी चेयर से उठ खड़ी हुई। सर आप कब आए? रिलैक्स हो जाओ सिद्धि। संजय ने उसकी ओर पानी का गिलास बढ़ाकर कहा, तुम कहाँ खोई हुई हैं? मैंने दरवाजा भी नोक किया लेकिन आपने सुना ही नहीं। सिद्धि ने पानी नहीं पिया। वो अपनी चेयर पर बैठते हुए बोली, सिर में दर्द था। सॉरी, मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ आप शक्ति को लेकर परेशान है। आप भले उसे कितना भी डांट ले लेकिन प्यार भी बहुत करती हैं। चोट उसे लगती है तो तकलीफ आपको होती है। सिद्धि ने बड़ी ही भावुकता से कहा, माँ के लिए सचमुच ये वक्त बहुत मुश्किल भरा होता है। मैं पहले इन सब बातों को नहीं समझती थी लेकिन अब समझ रही हूँ। आपसे तकलीफ के लिए माफी चाहती हूँ। कृतिका ने मुझे बताया कल रात शक्ति कहीं चला गया था, जिस वजह से आपको और अनिकेत को तकलीफ उठानी पड़ी। इसमें तकलीफ कैसी? आपने कभी हमें अपनी फैमिली से कम नहीं समझा और जरूरत पड़ने पर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? संजय की इस बात पर सिद्धि हल्का मुस्कुरा दी। आपका दिल साफ और नेक है।
किस्मत से ही आप जैसा दोस्त मिलता है, इसलिए मैं खुशनसीब हूँ। संजय उसकी बात काटते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। खुशनसीब तो मैं हूँ जिसे आप जैसी दोस्त मिली। अच्छा बताइए, लंच के लिए बाहर चलेंगी मेरे साथ? नहीं, आज नहीं जा सकती। मैंने कुछ भी काम नहीं किया और बाहर जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। सिद्धि ने कहा, कोई बात नहीं, हम फिर कभी चले जाएंगे। आपके सिर में दर्द है, आप काम मत कीजिए। एक काम कीजिए, आप हाफ डे ले लीजिए। संजय ने कहा तो सिद्धि बोली, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं मेडिसिन ले लूंगी तो ठीक हो जाओगी। चलिए ठीक है, फिर जैसी आपकी मर्जी। अपनी बात पूरी कर संजय वहां से चला गया। सिद्धि ने अपने हाथ को देखा जिससे उसने शक्ति को मारा था। उसने मुट्ठी बना ली। इस वक्त वो खुद से सबसे ज्यादा गुस्सा थी। सच तो यही था, शक्ति को चुप कराने के लिए ही उसने उसे थप्पड़ मारा था, क्योंकि वो जवाब नहीं देना चाहती थी। रात का वक्त अमायरा का कमरा। अमायरा अपनी डॉल को पके कमरे में यहाँ से वहाँ टहल रही थी। रह रहकर क्रिश की बातें उसे परेशान कर रही थी। अमायरा खींचते हुए बोली, मेरे सिर में दर्द होने लगा है। आखिर वो खुद को समझता क्या है, मेरे कॉलेज तक चला आया। मैं नहीं जाने वाली। अमायरा बेड पर जाकर पीठ के बल गिर पड़ी। अगर नहीं गई और वो घर तक चला आया तो? उसने कहा था अगर मैं नहीं जाऊंगी तो वो जीत जाएगा। मैं ऐसे कैसे उसे जीतने दे सकती हूँ? अमायरा ने कसकर अपना फान तकिए से ढक लिया। वो तुरंत उठकर बैठ गई। उसका फोन वाइब्रेट हो रहा था। अमायरा ने कॉल रिसीव कर हेलो कहा तो फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, मेरी तो सांस ही नहीं आ रही थी। अब ये आवाज सुन ली न चैन की नींद आएगी। ये आवाज सुनते ही अमायरा समझ गई किसका कॉल है। उसने गुस्सा से कहा, तुमने मुझे कॉल क्यों किया? तुम्हें नहीं करूंगा तो और किसे करूंगा? वैसे सुनो न, तुम कल मत आना। मैं जीतना चाहता हूँ। काफी सिंपल सा गेम हो जाएगा फिर तो। शिव की बात काटते हुए अमायरा बोली, अमायरा अवस्थी को आज तक कोई नहीं हरा पाया। मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है। मुझे हरा पाना तुम्हारे बस का नहीं है। इंतजार करना कल सुबह 7 बजे। इतना कहकर अमायरा ने कॉल कट कर दिया। क्रिश के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी, मानो उसने एक दांव खेला और बड़ी ही आसानी से जीत गया हो। सिली गर्ल, तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा बेवकूफ हो। आई लाइक इट। अमायरा ने अभी अभी अपनी आंखें बंद की थी और फिर अचानक से ही उठ बैठी। ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया? उल्टा उसे चैलेंज कर दिया कि मैं कल आऊंगी। मुझ जैसी बेवकूफ पूरी दुनिया में नहीं होगी। अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब तो जाना ही पड़ेगा। क्या करूं? क्या कहूंगी भैया से? अमायरा कुछ सोच जल्दी से। सिद्धि शक्ति के कमरे के बाहर खड़ी थी। कल से बात नहीं हुई थी दोनों के बीच। सिद्धि के अंदर भी हिम्मत नहीं थी जाकर उससे बात कर सके। सिद्धि अपने कमरे में लौट आई। उसने दरवाजा बंद किया और दरवाजे से पीठ टिकाकर खड़ी हो गई। मैं बहुत कमजोर हूँ, सच में। मेरी हिम्मत दम तोड़ देती है। मैं सिर्फ मजबूत होने टाई दिखावा कर सकती हूँ और कुछ नहीं। वहीं दूसरी तरफ शिव ने अभी अभी शावर लिया था। वो इस वक्त आईने के सामने ड्रेसिंग टेबल से अपने दोनों हाथ टिकाए खड़ा था। गले में पहनी चेन में एक अंगूठी थी। सालों बीत गए लेकिन इस अंगूठी को उसने अभी भी अपने करीब रखा था, मानो अपनी आगे की जिंदगी वो उन्हीं यादों के सहारे बिताने का वो फैसला कर चुका हो। अगला दिन सुबह का वक्त। अमायरा ने व्हाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स पहना हुआ था। उसने बाएं कंधे पर अपना बैग रखा और साथ ही कैमरा। आईने में खुद को देखते हुए उसने गहरी सांस भरी। अमायरा, रिलैक्स हो जाओ। तुम्हें अभी भैया से फेयर झूठ बोलना है, बिल्कुल ऐसा जो 100% सच लगे। अमायरा ने होठों पर झूठी मुस्कान बिखेरी। अब आगे का ड्रामा उसे ही तो संभालना था। संजय इस वक्त नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। अमायरा ने नीचे आते हुए उसे गुड मॉर्निंग विश किया। गुड मॉर्निंग डॉल, चलो आओ नाश्ता करो। नहीं भैया, नाश्ता नहीं करूँगी। मैं पाखी के घर जा रही हूँ। कॉलेज की प्रोजेक्ट है न, इसलिए साथ मिलकर करेंगे। मैं 3 दिन उसके घर में ही रुकूंगी। वहाँ रुकने की क्या जरूरत है, उसे वहीं बुला लो। पर भैया, पहले ही हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है। अब प्लान चेंज नहीं कर सकते।
अच्छा मैं निकलती हूँ, वो मेरा वेट कर रही होगी, गुड बाय। अमायरा ये बोल भागती हुई दरवाजे की तरफ चली गई। संजय की बात भी नहीं सुनी उसने अमायरा ने जल्दी। वो जानती थी और ज्यादा सवाल आएंगे तो वो पकाई जाएगी। अमायरा ने जल्दी से अपना बैग गाड़ी में रखा और अंदर बैठ गई। अब कहीं जाकर उसने चैन की सांस ली। भैया से झूठ बोलते वक्त उसे डर भी लग रहा था। अमायरा ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा। जो एड्रेस उसे कृष ने भेजा था वो इस वक्त उसी घर के सामने खड़ी थी। उसने ड्राइवर को वापस जाने के लिए कह दिया। अमायरा खुद से बोली आज उसकी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। अमायरा ने जाकर डोरबेल बजाई। उसने दोबारा कोशिश की। बाहर उसे इंतजार करना पड़ रहा था। ये अभी तक सो रहा है क्या, और अगर सोना ही था तो मुझे इतनी सुबह सुबह बुलाने की क्या जरूरत थी। अमायरा ने दोबारा डोरबेल बजाने के लिए हाथ उठाया ही था कि तभी दरवाजा खुला। दरवाजा कृष ने खोला था। इस वक्त वो शर्ट लेस खड़ा था। कमर से नीचे सिर्फ ट्राउजर पहना हुआ था। अमायरा ने तुरंत पलटकर अपनी आंखें बंद कर ली। शेम ऑन यू, दरवाजा खोलने से पहले कपड़े तो पहन लिया करो। कृष ने पीछे से उसका कॉलर पकड़ा और घर के अंदर ले आया। अरे क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। कृष ने उसका कॉलर छोड़ दिया और दरवाजा अंदर से लॉक किया। अमायरा गुस्से से बोली बिहेव योरसेल्फ, दोबारा तुमने ऐसा कुछ किया न तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। अपनी बात बोलकर वो वापस से पलट गई। कृष ने खुद को देखा और फीका मुस्कुराया। ये मेरा घर है, मैं ऐसे ही रहता हूँ। हाँ लेकिन अब नहीं चलेगा, और जब तक मैं हूँ तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। अमायरा बोली। ऑल राइट। कृष ने उसकी बात मान ली। वो ऊपर अपने कमरे में चला गया। अमायरा ने जब उसके जाते हुए कदमों की आहट सुनी तब कहीं जाकर उसने पीछे मुड़कर देखा। जब वो वहां नहीं दिखा तब जाकर अमायरा ने चैन की सांस ली। कितना बड़ा पागल है, लड़कियों से बिहेव करना तो इसे आता ही नहीं। अमायरा पूरे घर को देख रही थी। ज्यादा वक्त नहीं लगा कृष को वापस आने में। उसने सीढ़ियों से उतरते हुए कहा तुम अभी भी यही खड़ी हो, तुम्हें किचन में जाना चाहिए। मैं किचन में क्यों जाऊं, मैं क्या तुम्हारी बटलर हूँ? नहीं बटलर तो नहीं हो, लेकिन 3 दिन हम लोग साथ रहने वाले हैं, यानी कि इन 3 दिनों पर सिर्फ मेरा हक है। कृष की बातों से अमायरा को लग रहा था जैसे वो चाले चल रहा है और वो उसमें फंस चुकी हैं। अमायरा ने तुरंत कहा है किचन में नहीं जाऊंगी, मुझे कुकिंग नहीं आती। हाँ तो मैंने कब अकेले जाने को कहा? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हें बस मुझे असिस्ट करना है। ये कहते हुए कृष किचन की तरफ बढ़ गया। उसने बिना पीछे मुड़े कहा फॉलो मी। अमायरा के पास कोई चॉइस नहीं थी। वो उसके साथ उसके किचन में चली आई। कृष ने उसे एप्रेन देते हुए कहा किचन में काम करने से पहले थोड़ी बहुत तैयारियां कर लेनी चाहिए। मेरे घर में कुक हैं, इसलिए मुझे इन सब की कभी जरूरत नहीं पड़ती। अमायरा ने एटीट्यूड के साथ कहा। सीखने में कोई बुराई नहीं, देखो आज जरूरत पड़ गई ना। कोई नहीं जानता आगे आने वाले वक्त में कब जरूरत पड़ जाए, इसलिए इंसान को हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। कृष ने उसे सब्जियां काटने के लिए दी। अमायरा के लिए ये सब काम बड़ा मुश्किल था। कृष ने पीछे से उसका हाथ थाम लिया। एक पल के लिए अमायरा रुक गई। उसने चेहरा घुमाकर कृष को देखा जो कि उसे ही देख रहा था। उस पल में दोनों ही एक दूसरे में खो चुके थे। तभी अमायरा की नजरें उस पर से हट गई। कृष ने कहा तुम सब्जियां काटने की बजाय उनका मर्डर कर रही हो। सब्जियां ऐसे नहीं काटी जाती, सामने ध्यान दो। कृष ने उसे सब्जियां कट करनी सिखाई। अमायरा ने मन में कहा इसके पास कौन सा जादू है, इसने तो दिल की धड़कनें ही बढ़ा दी। कहीं ये उसकी आवाज न सुन ले। अब तो डर सा लगने लगा है। कृष ने मसालों का बॉक्स निकाला और पूछा तुम्हें इनका नाम पता है या वो भी बताना पड़ेगा? इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ, इनका नाम भी जानती हूँ और टेस्ट भी, उसने चिढ़कर जवाब दिया। कृष मुस्कुरा दिया। फाइनली उन दोनों ने मिलकर नाश्ता तैयार किया। खाना बनाते वक्त कृष किसी शेफ की तरह लग रहा था। अमायरा ने नाश्ता टेबल पर लगाने में उसकी मदद की। कृष ने आखिरी डिश टेबल पर रखी और चेहरे पर मुस्कान बिखेरकर कहा आज तो वाकई में मेरी सुबह बहुत खूबसूरत है। आओ बैठो साथ में नाश्ता करते हैं।
क्रिश ने चेयर को पीछे खिसकाया और अमायरा को बैठने का इशारा किया। अमायरा मुंह बनाकर बोली, जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी घर से नाश्ता करके आई हूँ। उसे ये बात तो कह दी लेकिन उसके पेट से गुड गुड की आवाज आ रही थी। अमायरा ने तुरंत अपने पेट पर हाथ रख लिया। क्रिश ने उसे कंधे से पकड़कर कहा, अब बैठ भी जाओ, जरा चखकर तो देखो, तुमने बनाया है, इसका टेस्ट कैसा है ये भी पता चल जाएगा। अमायरा कुछ बोल ही नहीं पाई। क्रिश अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। अमायरा जानती थी उसने कितनी मेहनत की है, इस बात से वो इनकार नहीं कर सकती थी, उसने वाकई में बहुत अच्छा खाना बनाया है। बताओ तुम्हें कैसा लगा? क्रिश के ये पूछने पर अमायरा ने चेहरा उठाकर उसकी ओर देखा। क्रिश आगे बोला, बताओ न खाना कैसा लगा? इतना भी खास नहीं है। हाँ लेकिन खाने लायक जरूर हैं। अमायरा का ये जवाब बेहद ही अजीब था। क्रिश मन में बोला, ओ तो मेरी तारीफ करने से इतनी प्रॉब्लम हो रही हैं। क्रिश ने बिना उसकी ओर देखे कहा, चलो अब खाने के बाद की ड्यूटी तुम्हारी, बर्तन तुम साफ करोगी। अमायरा की आंखें ये सब सुनकर बड़ी हो गई। वॉट नॉनसेंस, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? मैं क्या तुम्हारे घर के काम करने के लिए बुलाई गई हूँ? तो तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए? क्रिश के अचानक से किए गए इस सवाल पर अमायरा की बोलती बंद हो गई। क्रिश मुस्कुराकर बोला, चलो कोई नहीं, ये सब मैं कर लूंगा, तुम बस मेरी हेल्प करना। अब खुश? अमायरा ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपनी नाश्ता करने लगी। शाम का वक्त हॉस्पिटल। इशिता ने जिद की तो तेजस रोक नहीं पाया। वो उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। सबसे पहले उसने डॉक्टर से बच्चे की कंडीशन के बारे में पूछा। कैसी कैसी तबीयत है अब उसने बच्चे की? कह पाना मुश्किल है, अभी तो बिल्कुल भी रिकवरी नहीं हुई है, उसके लिए सर्वाइव करना सचमुच बेहद मुश्किल है, डॉक्टर ने कहा। तो इशिता बोली, डॉक्टर क्या हम उससे मिल नहीं सकते? सॉरी लेकिन फिलहाल उस मिलने की इजाजत मैं नहीं दे सकता, आप सिर्फ दूर से ही उसे देख सकती हैं। अपनी बात पूरी कर डॉक्टर वहां से चले गए। तेजस इशिता की हाथ पकड़ उसे अपने अपने साथ ले गया। उसने इशिता का हाथ छोड़ा और उसे सामने देखने को कहा। कांच की उस दीवार के पार एक दुनिया थी जहां कोई जीने के लिए संघर्ष कर रहा था। इशिता को एक एक कर वो बातें याद आने लगी जब इसी तरह उसने अपने बच्चे को दम तोते देखा था। उसके साथ साथ वो लोग भी संघर्ष कर रहे थे। इशिता ने आंसू भरी आंखें उठाई और दूर से ही उस बच्चे को देखा। मैं एक बार तुम्हें खो चुकी हूँ, फिर से नहीं खो सकती, प्लीज इस बार हार मत मानना, तुम्हें जीना होगा हम सबके लिए, प्लीज इस बार मत हारना। इशिता को सिसकते देख तेजस ने उसे कंधे से थाम लिया। इशिता अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, देखना तेजस सब ठीक होगा, वो बहुत स्ट्रोंग हैं, उसे जीना होगा। तेजस ने उसे सीने से लगा लिया। हाँ उसे जीना होगा, हम दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है, वो हमारा परिवार बिखरने नहीं देगा, वो जरूर जिएगा। इशिता को शांत कराने में तेजस को थोड़ा वक्त लगा। तेजस ने संभालकर उसे चेयर पर बिठाया। तुम अच्छा महसूस कर रही हो? पानी लाओ तुम्हारे लिए। नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ, बस कुछ देर शांत रहना चाहती हूँ, इशिता ने कहा। तेजस ने अभी भी उसका हाथ थामा हुआ था। उसे कमजोर पड़ता देख उसने सहारा बनने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ सिद्धि शक्ति के कमरे के दरवाजे के पास खड़ी थी। अंदर जाने के लिए उसे बहुत सोच विचार करना पड़ रहा था। माँ की ममता है न ज्यादा समय तक नाराज नहीं रहने देती। सिद्धि अंदर चली आई। शक्ति अपना होमवर्क कर रहा था। उसने नजर भर सिद्धि को देखा और फिर वापस से अपने काम में लग गया। सिद्धि उसके पास चली आई। उसने प्यार से शक्ति के मारे पर हाथ फेरा। नाराज हो मॉम से? शक्ति ने कुछ नहीं कहा। इसका साफ मतलब था कि वो नाराज हैं। सिद्धि ने आगे कहा, मॉम को तुमसे सॉरी कहना है क्योंकि मॉम ने तुमसे रूड बिहेव किया। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगे? शक्ति के हाथ से पेंसिल छूट गई। उसने सिद्धि को कमर से थाम लिया और कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। आई एम सॉरी, मैंने आपको बहुत हर्ट किया। आई एम रियली सॉरी मॉम। सिद्धि ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। नाराजगी कितनी ही क्यों न हो, तकलीफ दोनों को ही होती है।
सिद्धि ने पूछा, तुमने डिनर किया? शक्ति ने हाँ में सिर हिलाया। सिद्धि उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली, तुम अपना होमवर्क कंप्लीट करो। मॉम को भी अपना काम करना है और एक बात का ख्याल रखना, गुस्से में आकर तुम घर छोड़कर चले गए थे ना, आइंदा से ऐसा दोबारा मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे समझाने के बाद सिद्धि अपने कमरे में लौट आई। अब मन हल्का लग रहा था उसका। रात का वक्त क्रिश का कमरा। अमायरा काफी देर से अपनी सवाल का जवाब मांग रही थी लेकिन क्रिश कुछ बताने को राजी ही नहीं था। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या मैं पूछ रही हूँ मेरा कमरा कौन सा है? मुझे सोना है, जल्दी बताओ। क्रिश कबर्ड बंद करते हुए बोला, ये मेरा रुमाल है, तुम यहाँ रह सकती हो, ये तुम्हारा रूम है। ठीक है, फिर तुम कहाँ जाओगे? अमायरा ने सीधे सीधे सवाल किया। मैं क्यों कहीं जाऊंगा, ये मेरा कमरा है, मैं तो यही रहूंगा। क्रिश की बातों से अमायरा अब परेशान हो चुकी थी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? इस कमरे में तुम भी रहोगे और मैं भी। तुम कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे कमरे में रुकूंगी? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? शायद तुम भूल रही हो ये 3 दिन मेरे हैं। इन 3 दिनों में मैं कुछ भी करूँ तुम मुझे रोकोगी नहीं। तुम अपना फैसला इन 3 दिनों के बाद सुनाओगी। क्रिश ये कहते हुए लगभग उस पर झुक सा गया था। अमायरा पीछे की तरफ बैंड हो चुकी थी, आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गई थी। क्रिश आगे बोला, तो बताओ सोफे पर सोना है या बेड पर? अमायरा लगभग उसको धकेलते हुए उठ खड़ी हुई। बेड पर, और हाथ याद रखना कराटे चैंपियन हूँ। अकेली लड़की समझकर फायदा उठाने की कोशिश की न तो तुम्हारा पैर तोड़कर हाथ में दे दूंगी। अमायरा का गुस्सा देख क्रिश को बहुत अच्छा लग रहा था। फाइनली वो एक ही कमरे में रहने के लिए मान गई। बेवकूफ कहीं का। क्रिश सोफे पर आकर बैठ गया। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे उठा सकती हो। कोई मुझे सोते वक्त परेशान करे मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए अपना मुंह बंद रखना। ये बोल अमायरा चादर तानकर सो गई। क्रिश अभी भी उसे देख रहा था, होठों पर मुस्कुराहट थी। अगला दिन सुबह का वक्त दक्ष ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। इसी बीच शिखा कमरे में दाखिल हुई। कहाँ भागने की तैयारी चल रही है, वो भी मुझे अकेला छोड़कर? दक्ष ने अपनी टाई गले में बांधते हुए कहा, भाग कहाँ रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ। ऐसे क्यों बात कर रही हो, भूल गए आज ओम के स्कूल जाना है? यार शिखा, तुम्हें तो पता है न मैंने क्लाइंट को आज की डेट दी है। तुम चली जाओ न उसके स्कूल। दक्ष का जवाब सुन शिखा उसके सामने चली आई। आपका मतलब क्या है? टीचर ने मॉम डैड दोनों को आने के लिए कहा है। आप कभी नहीं जाते अकेले, मुझे उसकी कंप्लेंट सुननी पड़ती है। दक्ष ने उसका हाथ पकड़ उसे बेड पर बिठाया और खुद उसके घुटनों के पास बैठ गया। आई अंडरस्टैंड, पर तुम भी तो मेरी सिचुएशन समझो। जाइए आप अपनी मीटिंग खत्म कीजिए और मैं जाकर उसकी कंप्लेंट सुनती हूँ। उसकी क्लासेस अब से डबल कर दूंगी। ये क्या बात हुई, तुम उसके साथ इतनी सख्ती करोगी? दक्ष ने कहा। ओम दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। मॉम डैड की बातें सुनकर वो समझ गया अब उसके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं। वो भागकर वहां से चला गया। महेश जी इस वक्त अपने कमरे में थे। ओम भागकर उनके पास चला आया। महेश जी ने पूछा, क्या बात है, कुछ कहना है मुझसे? दादू, मॉम ने कहा अब से वो मेरी क्लासेस डबल कर देंगी। ऐसा कहा मॉम ने, लेकिन क्यों कहा ये भी बताओ। महेश जी के ये पूछने पर वो चुप हो गया। महेश जी उसके सिर पर हाथ फेरकर बोले, लगता है तुम्हारी क्लास टीचर ने फिर से कंप्लेंट की है। टेस्ट रिजल्ट अच्छा नहीं आया ना? मैं सारे आंसर लिखकर आता हूँ फिर भी टीचर कम मार्क्स देती है। ओम ने बड़ी ही मासूमियत से कहा। महेश जी मुस्कुरा दिया। ऐसा नहीं होता, आप सही तो टीचर आपको गलत क्यों कहेगी, आपको और मेहनत करनी होगी। मॉम डैड जो करते हैं आपके अच्छे के लिए करते हैं। आपको भी उनकी बात माननी चाहिए और अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। मेरी बात समझ गए ना? जाओ, जाकर रेडी हो जाओ, टीचर से मिलने भी तो जाना है। महेश जी ने उसे समझाते हुए कहा। इधर क्रिश अपनी कार के पास खड़ा होकर अमायरा के बाहर आने का वेट कर रहा था। उसने अपनी घड़ी में वक्त देखते हुए कहा, ये सचमुच बहुत वक्त लगाती है। इतनी देर में तो मैं 2 बार तैयार हो जाता। क्रिश ये कह ही रहा था कि तभी उसकी नज़र बाहर आती हुई अमायरा पर पड़ी।
उसने ब्लू जीन्स और ब्लैक शर्ट पहना हुआ था। सिर पर ब्लैक कलर का कैप पहना हुआ था। अमायरा क्रिश के का चली आई। कहाँ जा रहे हैं हम? चलो चलकर मुझे पूरा शहर घुमाओ। ये पकड़ो चाबी। क्रिश ने जैसे ही उसकी हथेली में गाड़ी की चाबियां रखनी चाही, अमायरा ने अपने हाथ पीछे कर लिए। पागल वागल हो क्या या फिर मरने का शौक है? मुझे ड्राइविंग नहीं आती और मैं सही सलामत अपने घर लौटना चाहती हूँ। अपनी बात पूरी कर अमायरा ने कार का दरवाजा खोला और अंदर जाकर बैठ गई। क्रिश को मालूम ही था उसे ड्राइविंग नहीं आती। वो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। तो बोलो पहले कहाँ चलना है? लेक गार्डन, माउंटेन पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भी बहुत कुछ है। इन सब में से कहाँ जाना पसंद करोगे? क्या एक दिन में सारी जगह जाना पॉसिबल है? क्रिश के ये पूछने पर अमायरा ने उसे घूर कर देखा। क्या मैं तुम्हारी गाइड हूँ? अगर घूमना ही है तो किसी टूरिज्म कंपनी से बात करो ना। एक दिन में किसी भी शहर को घूमना आसान नहीं होता। गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो बस पूछ रहा था। अच्छा ठीक है, हम लेक चलते हैं। कौन से लेक, अवलांचे या एमेरेल्ड? अमायरा ने पूछा। जो तुम्हें पसंद हैं। क्रिश ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया। अवलांचे चलते हैं। वैसे भी वो लेक फॉरेस्ट एरिया के अंदर कवर होता है। अमायरा ने अपनी बात पूरी की। क्रिश के लिए यही काफी था कि वो उसके साथ वक्त बिता रहा था। उसने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। अमायरा ने चेहरा घुमाकर क्रिश की ओर देखा, जिसके होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। वो बस सामने देखकर ड्राइव कर रहा था। सच तो ये था कि अमायरा उसे इस वक्त ओवरजर्व कर रही थी। क्या ये सचमुच मजाक कर रहा है? मुझसे मिलने ऑस्ट्रेलिया से यहाँ तक चला आया। मुझसे कहता है कि ये मुझसे प्यार करता है। क्या ये सच कह रहा है? कहीं मैं कोई टाइम पास तो नहीं? इस जैसे क्रेजी बर्ड के लिए ये सब काम ज्यादा मुश्किल थोड़ी न होगा। तुम क्या सोच रही हो? क्रिश के सवाल पूछने पर अमायरा का ध्यान टूट गया। कुछ भी तो नहीं, मैं भला क्या सोचूंगी? तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है। मैं साथ हूँ तो मुझसे बातें करो, अपने आप से बातें करने की जरूरत नहीं है। अमायरा सामने देखते हुए बोली। ड्राइव करते वक्त बातें नहीं करते। शायद तुम्हें ये बात मालूम नहीं है। मुझे तो लगा हमारे इंडिया से बाहर ट्रैफिक रूल्स और भी अच्छे से फॉलो किए जाते हैं, लेकिन मैं गलत निकली। तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स सचमुच बहुत खराब हैं। हालांकि अमायरा ने उसकी बेइज्जती की थी, लेकिन उसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। वो लोग अवलांचे लेक पहुंच चुके थे। क्रिश ने कहा, आई होप तुम्हारी पसंद की जगह तुम्हारी ही तरह खूबसूरत होगी। अमायरा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। क्रिश का फोन वाइब्रेंट हुआ तो उसने अमायरा की ओर देखा। तुम थोड़ा वेट करो, मैं बस कॉल अटेंड करके आता हूँ। क्रिश फोन रिसीव करते हुए थोड़ी दूर चला आया। हेलो मॉम, कैसे फोन किया आपने? मॉम की कोई फिक्र भी है तुम्हें? तेजस ने बताया तुम वहाँ इंटर्नशिप कर रहे हो। क्या जरूरत है इन सब की? यहाँ अपनी कंपनी में भी तो काम कर सकते हो ना। ज्योति की बात पूरी हुई तो क्रिश बोला, मॉम समझा कीजिए, मैंने इंटर्नशिप का फैसला लिया तो कुछ सोच समझकर ही लिया है ना। मैं तो बस कुछ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमारी कंपनी के लिए फायदेमंद हैं। सीखने में बुराई क्या है? वैसे भी मेरा काम खत्म होते ही मैं वापस आ जाऊंगा। जितना जल्दी हो आ जाओ। सच मुझे तुम लोगों के बिना घर सूना सूना लगता है, ज्योति ने कहा। क्रिश ने रुककर पूछा, मॉम क्या बिग ब्रो से बात हुई? कहाँ है वो? इस वक्त भाभी ने बात की थी उससे। वो इस वक्त ऊटी में हैं, ज्योति ने कहा। क्रिश की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। ज्योति ने तो खबर बताई ही, लेकिन साथ ही वो शिव को अपनी आंखों के सामने देख पा रहा था। वो कुछ दूरी पर ही खड़ा था, किसी आदमी से बात कर रहा था। मॉम मुझे कुछ काम है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर क्रिश ने जल्दी से कॉल कट किया और भागकर अमायरा के पास चला आया। हमें यहाँ से निकलना है, तुम जल्दी गाड़ी में बैठो। लेकिन क्यों निकलना है? हुआ क्या है? अमायरा समझ नहीं पा रही थी उसकी जल्दबाजी की क्या वजह है। क्रिश ने उसका हाथ पकड़ बड़ी ही जल्दबाजी में उसे गाड़ी के अंदर बिठाया। ज्यादा वक्त नहीं लगा उसे वहां से निकलने में। बिग ब्रो ऊटी में है। मुझे अब ये बात पता चल रही है। अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया होता तो मैं पक्का पकड़ा जाता और डांट पड़ती सो अलग। अमायरा उसकी हरकतों से खींच चुकी थी। तुम अब भी मूर्ति बनकर बैठे हो।
बताते क्यों नहीं हुआ, आखिर हुआ क्या, इतनी जल्दी में क्यों ले आए? मुझे अब ध्यान आया, लेक में वो मजा नहीं। हम किसी अच्छे से मॉल चलते हैं शॉपिंग के लिए। कृष ने बात बदलने की कोशिश की। मुझे मालूम था सचमुच इस लड़के का दिमाग खराब हो चुका है। अमायरा मन ही मन खुद से बोली। शक्ति अभी अभी अपने कमरे से निकलकर नीचे आया था। उसने हॉल में रखा लैंडलाइन उठाया और किसी का नंबर डायल किया। वहीं दूसरी तरफ संजय अभी अभी मीटिंग रूम से बाहर निकले थे। शक्ति का कॉल देख वो मुस्कुरा दिया। उन्होंने फोन रिसीव करते हुए कहा, हाय लिटिल चैम्प। हेलो अंकल, क्या आपको आपका प्रॉमिस याद है? मैंने आपको रिमाइंड कराने के लिए फ़ोन किया है। ऑफकोर्स मुझे तुमसे किया हर एक प्रॉमिस याद है। संजय ने कहा, तो फिर ठीक है। मुझे साइंस म्यूजियम जाना है। बताइए आप मुझे कब ले जाएंगे? शक्ति के इस सवाल पर संजय थोड़ा सोचने लगा। तुम्हारा जब मन करे तब ले जाऊंगा। तो फिर हम कल की डेट फिक्स करो। शक्ति ने पूछा। ये सही रहेगा। हम इसे फाइनल करते हैं। कल तुम्हें और वेदू को मैं स्कूल से रिसीव कर लूंगा। उसके बाद हम सब जाएंगे साइंस म्यूजियम। ये ठीक रहेगा ना? संजय ने पूछा तो शक्ति ने हाँ में जवाब दिया। फोन कट कर संजय अपने कैबिन में चला आया। उसने अपने सेक्रेटरी से कहा, मेरे कल के शेड्यूल में थोड़ी चेंजेस करो। मॉर्निंग में 1 से 2 मीटिंग काफ़ी हैं। 2 बजे के बाद मैं बिल्कुल फ्री रहना चाहता हूँ और किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस मुझे नहीं चाहिए। आई गोट इट सर, सेक्रेटरी ने जवाब दिया। संजय के लिए शक्ति काफ़ी अहमियत रखता। बात अगर उससे जुड़ी हो तो अपने काम से छुट्टी लेने में भी वो नहीं हिचकिचाता था। कृष अमायरा को एक रेस्टोरेंट ले आया था। वो तो मजे से खाना खा रहा था, लेकिन अमायरा हाथ में फोक पके बस उसे गुस्से से देख रही थी, क्योंकि सुबह से उसकी हरकतें बेहद अजीब थी। कृष ने उसे शांत बैठे देखा तो चुप नहीं रहा। सीरियसली में खाना बहुत टेस्टी है, तुम खा क्यों नहीं रही? मेरा तो मन कर रहा है किसी का खून पीऊं, अमायरा ने चिढ़े हुए लहजे में कहा। कृष ये सुन मुस्कुरा दिया। क्यों, वैम्पायर हो क्या? अमायरा तो अपने नाखूनों से उसका मुंह नोच लेना चाहती थी, लेकिन फिर उससे खुद को रोक लिया। वो मन ही मन खुद से बोली, बस कल का दिन और उसके बाद मैं इस मुसीबत का चेहरा भी नहीं देखूंगी। अमायरा उठकर जाने लगी तो कृष ने पूछा, कहाँ जा रही हो? वॉशरूम। अब क्या वहाँ भी मेरे पीछे आओगे? ये बोल अमायरा आगे बढ़ गई। कृष ने अपने आप से कहा, बिग ब्रो ऊटी में है, अगर उन्होंने मुझे कहीं देख लिया तो सचमुच पिटाई पड़ेगी। मैं बिना किसी को खबर किए यहाँ पर हूँ। घर वालों की डांट अलग से सुनने को मिलेगी। मुझे बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। अमायरा वॉशरूम के बाहर आकर रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे फॉलो कर रहा है। अमायरा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अंदर चली गई। सिद्धि लंच के लिए संजय से पूछने उसके कैबिन में पहुंची। आपने लंच कर लिया क्या? नहीं, बस लंच के लिए मैं बस जाने ही वाला था, संजय ने फाइल बंद करते हुए कहा। सिद्धि बोली, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं लंच लेकर आई हूँ। ओह रियली, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस लंच के लिए तो मैं कभी मना नहीं कर सकता, संजय ने कहा तो सिद्धि मुस्कुरा दी। वो टिफिन बॉक्स अंदर ले आए। संजय ने पूछा, क्या आपके और शक्ति के बीच सब ठीक हो गया? हाँ, हो गया। माँ बनना आसान काम नहीं होता। कभी कभी हम खुद के गुस्से पर काबू नहीं रख पाते। अब सब ठीक है। सिद्धि ये कहते हैं रिलैक्स महसूस कर रही थी। वाकई में वो इस बात को लेकर काफी परेशान थी। अमायरा जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकली, उसने किसी को भागते हुए देखा। वो नहीं जानती थी उस शख्स को, लेकिन ऐसा लगा जैसे पहले भी देखा हो। अमायरा उस ओर बढ़ गई जिस तरफ वो आदमी गया था। वो पार्किंग लॉट में पहुंची, पर यहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। अमायरा को अपने पीछे किसी के होने का आभास हुआ तो वो झट से पीछे की ओर पलटी। एक आदमी अपनी गर्दन को मरोड़ते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। कौन हो तुम? मैंने पूछा, कौन हो तुम? वो आदमी बिना कुछ कहे बस अमायरा की ओर बढ़ रहा था। उसकी हरकतें सचमुच डराने वाली थी। अमायरा भी अपने कदम पीछे लेने लगी। रुक जाओ, मैंने कहा, रुक जाओ वहीं पर।
अमायरा को जब लगा उसकी बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अमायरा चीख पड़ी, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो, छोड़ो, हम बड़ी हेल्प, मुंह बंद रखो, कोई नहीं आने वाला यहाँ। तुम्हारा भाई खुद को समझता क्या है, इतने महीने से मैं प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और उसने एक झटके में निकाल लिया। अब तुम देखने, जब उसे मालूम चलेगा मैंने तुम्हें किडनैप किया है, वो कैसे अपना सब कुछ मेरे कदमों में डाल देगा। उस आदमी की बातें सुन अमायरा गुस्से से बोली, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम भूल नहीं पाओगे। अमायरा का बस इतना कहना था, तभी उस आदमी ने उसका हाथ मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। अमायरा दर्द से चीख उठी, तुम मेरा छोड़ा, मैं जो तुम्हारे साथ करूंगा न उसका तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा पाओगी। उस आदमी ने जबरदस्ती अमायरा को गाड़ी में बिठाया, तभी पीछे से किसी ने उस आदमी का कंधा थपथपाया। वो आदमी जैसे ही पीछे पलटा, उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का पड़ा। ये मुक्का वजनदार था। वो आदमी संभल नहीं पाया और जमीन पर गिरा। जिसने उसे मारा था वो और कोई नहीं, क्रिश था। क्रिश ने कार का दरवाजा खोला और अमायरा को बाहर निकाला। तुम ठीक तो हो ना, चोट तो नहीं आई? अमायरा इससे पहले कुछ कहती, उसने उस आदमी को क्रिश के पीछे आते देखा जिसको अभी अभी उसने मारा था। अमायरा क्रिश को पकड़कर साइड हट गई और वो आदमी सीधा गाड़ी से टकराया। ये देख क्रिश अमायरा से बोला, तुम थोड़ा वेट करो, पहले मैं इसकी बोलती बंद करता हूँ। क्रिश अपनी शर्ट की बाजुएं फोल्ड करता हुआ उस आदमी के पास चला आया। उसने उसका कॉलर पकड़ उसका चेहरा अपने करीब किया। आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है, क्या बिगाड़ा है इस लड़की ने तेरा? इसने नहीं, इसके भाई ने। अपने भाई की गलती की सजा तो ये भुगतेगी ना। तुम जैसे फूल कभी नहीं सुधर सकते। ऑफिस की प्रॉब्लम लीगली क्यों नहीं सॉल्व करते? फैमिली को बीच में क्यों लेकर आते हैं? खैर, जानकारी के लिए बता दूं, वो मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। क्या सोचा तुमने उसके बॉयफ्रेंड के सामने किडनैप करके ले जाओगे? अब भुगतो। क्रिश ने उसे बहुत मारा। सिक्योरिटी भी वहां पहुंच चुकी थी। क्रिश ने उस आदमी को उन लोगों के हवाले करते हुए कहा, इसे पुलिस के पास ले जाओ। अमायरा भागकर क्रिश के पास चली आई। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? तुम मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, तुम ठीक हो ना? क्रिश ने पूछा। अमायरा को ये जानकार अच्छा लगा, उसकी फिक्र करने वाला एक और शख्स बच चुका है। हालांकि अमायरा अपनी फीलिंग्स को संभाल लिया। उस आदमी के सामने ये कहने की क्या जरूरत थी कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, क्यों नहीं हूँ? क्रिश ने पूछा। अमायरा कोई जवाब नहीं दे पाई। क्रिश उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, जब तक ऑफिशियली बॉयफ्रेंड नहीं बन जाता टेम्पररी बनाकर रख लो। वैसे मैं बहुत काम की चीज हूँ। आई हेट चीज। मुझे अब घर जाना है। अमायरा का जवाब सुन क्रिश बोला, तुम इतनी अनरोमांटिक क्यों हो? अमायरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वैसे भी इन बातों से अमायरा बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। घर पहुंचकर वो कमरे में चली आई। क्रिश बाहर लॉन में पहुंचा। उसने शिव को कॉल लगाया। शिव इस वक्त ड्राइव कर रहा था। क्रिश का कॉल देखकर उसने गाड़ी साइड में रोकी। शिव फोन रिसीव करते हुए बोला, कहो क्रिश, कैसे फोन किया? आपका हाल चाल पूछने के लिए फोन किया है। आप तो सबको भूल चुके हैं, किसी को कॉल करते ही नहीं। याद भी है मुझे लास्ट टाइम आपने कब कॉल किया था? तुम वापस कब आ रहे हैं? शिव के ये पूछने पर क्रिश चिढ़ गया। पहले मैंने सवाल किया था, आपने उसका जवाब तो दिया नहीं, बस दूसरा सवाल पूछ लिया। ये सही नहीं है।